अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं आपका मेजबान अली जन्नत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज एट 6। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, हमेशा की तरह प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले आपको बता दें कि आज कौन से मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं, कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले आज एक अहम इजलास की बात होगी जो से थोड़ी देर पहले हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत। इसमें तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान मौजूद थे। इस मुल्क में कौन से अहम मामलात ज़ेर गौर आए हैं, क्या कुछ गुफ्तगू हुई है, क्या कुछ डिस्कस किया गया है, ये भी आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और साथ ही साथ आप सब जानते हैं शकोपुरा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इस वाकये में हमारे जो सिख यात्री हैं उनकी तादाद 20 बताई जाती है जो अपनी जान से गए हैं। इस पर भी बात करेंगे, डिटेल जानने की कोशिश करेंगे हमारे रिपोर्टर से। और दीगर क्या मौज़ूआत हैं अली हमारे पास? जी हाँ, इसके अलावा हम मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे और मकबूजा कश्मीर में बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब का बयान सामने आया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और यासीन मलिक साहब की हम बात करेंगे जो कि नजरबंद हैं और भारतीय हुकूमत की सफाकियत ये है कि नजरबंद होने के बावजूद उन पर 2 मुकदमा चार्जशीट किए गए हैं। इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोरोना वायरस की पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। आज विफाकी वजीर असद उमर की जानिब से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल दरामद की वजह से कोरोना का जो आउटस्प्रेड था उसमें किसी हद तक कमी आई है। और आखिर में हम बात करेंगे लोक गुलकार आलिम लोहार साहब। आलिम लोहार के हवाले से भी हम बात करेंगे जी। दीगर भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है, लेकिन अभी लेनी है एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतियात जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का आला सतह इजलास हुआ है और इजलास में इस अज़्म को दोहराया गया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आला सतह का ये इजलास था जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन बकाए बहामी की बुनियाद पर ताल्लुकात का हाँ है, ताहम पाकिस्तान मुल्क की सालमियत के दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। देखो ये कुछ आसान कर देते हैं इसको मजीद अपने देखने वालों के लिए। आज वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा बात जो की गई है, सबसे ज्यादा वक्त जो दिया गया है वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल में लगा। कल भी हमने देखा था, हमने डिस्कस भी किया था कि परसों एक नन्हा मासूम बच्चा 3 साल का, उसके सामने उसके नाना को शहीद कर दिया गया था। इस मामले पर भी बात हुई है। फिर जिस तरह से डोमिसाइल तकसीम किए जा रहे हैं भारतीय शहरियों को मकबूजा कश्मीर के अंदर, इस पर भी गौर किया गया है कि इस पर आलमी बरादरी को होश में किस तरह से लाना है, उनको जगाना किस तरह से है। LOC पर बहुत बार मुतादिद बार भारत खिलाफ वर्जी कर चुका है जंगबंदी मुआहदे की, और उस पर उसको भरपूर जवाबी कार्रवाई का भी सामना रहता है, जवाब दिया जाता है, भरपूर जवाब दिया जाता है। ISPR के हवाले से खबरें हमारे पास आती रहती हैं। लेकिन फिर आगे क्या करना है, अक़वाम आलम को किस तरह से बताना है कि ये मसला बहुत ज्यादा संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और खित्ते में अमन अगर बरकरार रखना है तो इस मसले का हल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही एक मसला है जिस पर पहले भी 2 एटमी कुव्वतें आमने सामने रहती हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान 2 जंगें भी हो चुकी हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान इसी मसले को लेकर। और एक बार फिर ये जो तनाज़ा है भारत इसको बहुत ज्यादा हवा देता दिखाई देता है। नाज़रीन,
इजलास के हवाले से आपको अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल से मुताल्लिक आला सतह इजलास हुआ है और आगे बढ़ेंगे। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इस वाक़े से मुताल्लिक बिल्कुल हम अपडेट करेंगे अपने नाज़रीन को। शेखपुरा के करीब सच्चा सौदा रेलवे फाटक क्रॉसिंग पर मुसाफिर बस ट्रेन की जद में आने से 19 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। ननकाना से पेशावर जाने वाली मुसाफिर बस फैसलाबाद से लाहौर की जानिब जाने वाले नॉन स्टॉप ट्रेन के साथ टकरा गई और इसके नतीजे में मुसाफिर बस में सवार सिख फैमिली के 19 अफराद हलाक हो गए। बिल्कुल जी, 20 अफराद बताया गया था। इस्लाम गाजी हमारे नुमाइंदे जब हमें अपडेट कर रहे थे, पहले तादाद वाकई 19 थी अली, लेकिन उसके बाद एक और जो सिख यात्री हैं वो अपनी जान की बाजी हारे और तादाद 20 हो गई। अभी सूरत हाल क्या है, क्योंकि मुतादिद लोग जख्मी हैं जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस्लाम गाजी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम गाजी, आपने पहले बताया था एक और जख्मी जो है जख्मों की ताब मिलाते हुए दम तोड़ गए थे, तादाद 20 हो गई थी, 8 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। सूरत हाल क्या है, जख्मियों की हालत कैसी है अभी? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। सबसे पहले तो इस हादसा के मतलब थोड़ा तफसीली बताता चलूं कि ये हादसा आज दोपहर पेश आया। जो एक वो डबल पेशावर से फैमिली थी जो सिख कम्युनिटी के एक लोग जहां पर दम तोड़ गए थे, उसकी आखिरी रसूमात थी, उसमें शिरकत के लिए सवार थी, एक कार थी, 2 कोचेस थी। ये ननकाना साहब से सच्चा सौदा की जानब आए, इधर से इन्होंने मोटरवे पर इन वहां था, वापस पेशावर जा रहे थे। सच्चा सौदा गुरुद्वारा उसकी इनकी ये खास थी कि आखिरी जाते हुए रास्ते में उसकी भी यात्रा करते चले। ये 3 रेलवे क्रॉसिंग है जो गुरुद्वारा सच्चा सौदा उसके साथ साथ, क्योंकि इसकी एक अक़वामी अहमियत है सच्चा सौदा की, अक्सर दुनिया भर से इधर सिख यात्री आते हैं। इस लिहाज से इंतजामिया ने भी इंतजाम किए होते हैं इस एरिया में ताकि किसी किस्म की जो सिख यात्रियों को परेशानी ना हो। सही। उसका जो एक तीसरा रेलवे क्रॉसिंग था वो एक छोटी नहर भी कह सकते। ठीक है जी, 2 फाटक बंद थे, एक फाटक खुला था और बदकिस्मती से ये जो वैन थी ये उसी फाटक की जाने बढ़ी। इब्तदाई तहकीकात जो है वो की जा रही हैं और जल्दी इसकी डिटेल भी सामने आ जाएगी। बहरहाल जी, शेखपुरा के करीब सच्चा सौदा रेलवे फाटक क्रॉसिंग पर जो ट्रेन हादसा पेश आया है, इसमें 20 सिख यात्री अपने जान से गए हैं। एक ही फैमिली से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है और जो जख्मी हैं उनको DHQ अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इस वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर खारजा की जानिब से शेखपुरा में ट्रेन हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया गया है। यकीनन ये अफसोसनाक खबर है। शेखपुरा के करीब सच्चा सौदा रेलवे फाटक क्रॉसिंग पर मुसाफिर बस ट्रेन की जद में आने से 19 अफराद जान की बाजी हार। बिल्कुल अली, जिस तरह से आपने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने दिली दुख का इजहार किया है, हमदर्दी का इजहार किया है मुतासिरा खानदानों से, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो जख्मी हैं उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया की जानी चाहिए और ये तमाम चीजें वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में कही हैं। आगे बढ़ते हैं और जी शेखपुरा की हम बात कर रहे हैं। शेखपुरा में यह हादसा पेश आया, एक हादसा एक सानेहा इनफैक्ट आज से 2 रोज कबल मकबूजा कश्मीर के अंदर भी पेश आया था, जब एक नन्हे मासूम बच्चे के आगे उसके 65 साल से ज्यादा उम्र के नाना को शहीद कर दिया गया और फिर इसे एक और ही रंग देने की कोशिश की गई। ये रंग क्या था, इस पर भी बात करेंगे। अभी सूरत हाल क्या है, कुछ इसका भी जिक्र करेंगे। अच्छा जी, मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। जैसा कि आसमा आप इससे पहले नाज़रीन को बता रही थी कि मकबूजा कश्मीर में जो वाक़या पेश आया है, दिल दहला देने वाला वाक़या, जब नन्हे बच्चे के सामने उसके नाना को शहीद किया गया और वो दिल दहला देने वाली तस्वीर और वीडियो जब मंजर आम पर आई तो देखते ही देखते वायरल हो गई। भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज की जानिब से सफाकियत और जो इस हवाले से इंतहा पसंदी है उसकी एक अमली तस्वीर ये हम देख रहे हैं। और 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की हुस्नी हैसियत खत्म करने के बाद आए रोज निहत्ते कश्मीरी भारतीय फोर्सेस के हाथों कत्ल किए जा रहे हैं, लेकिन इस दिलखराश वाक़े ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख लिया है। बिल्कुल जी, दिलखराश का लफ्ज बिल्कुल इसको सही तौर पर डिस्क्राइब कर सकता है, उस फीलिंग को जो ये तस्वीर देखकर हमारे दिल में हम महसूस कर सकते हैं और दिमागों को झंझोड़ने वाला ये जुमला जो बच्चा बार बार कहता हुआ दिखाई देता है, सुनाई देता है, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे बिस्किट्स नहीं चाहिए, मुझे मेरे
नाना अब्बू के पास जाना है। अच्छा, ये जो तस्वीर है, ये जो वीडियो है, ये भारतीय फौजियों की जानिब से बनाई गई है। उन लोगों के लिए बता दें जिन्होंने अभी ये देखा है, ये एक बच्चा मकबूजा कश्मीर से इसका ताल्लुक, इसके नाना की नाश को आप देख सकते हैं। इसकी नाश के ऊपर इनके नाना को शहीद करने के बाद इस बच्चे को बिठाया गया, इसकी पिक्चर्स ली गई और कुछ इस तरह से इसको बिठाया गया था कि इसके कपड़े जो हैं इस नन्हे फरिश्ते के ये खून से लुथड़ गए अपने नाना के। लेकिन उसके बाद इस बच्चे को पिक्चर्स ली गई इसकी और फिर एक बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बिठाकर मकबूजा वादी की इन गलियों के अंदर घुमाया गया और फिर उसके साथ साथ वीडियो भी बनाई गई। अब दिखाना भारतीय फौजी ये चाहते थे कि जी हम तो बड़े ही दिल रखते हैं, हम दर्दाना दिल रखते हैं, दुख महसूस कर सकते हैं बच्चे का, लेकिन भाई ये किया भी तो आपने ही। अगर आप अपना इतना दुख दर्द जाहिर कर रहे हैं दुनिया के सामने इस बच्चे का ये वीडियो बनाकर, तो इस वीडियो से पहले जो आपने किया है, जो करतूत आपके सारी दुनिया के सामने है, जिस तरह से आपने 65 साल से भी जायद के शख्स को शहीद किया है, जो निहत्ता था, जिसको आपने खींच के गाड़ी से बाहर निकाला, सड़क पर लाकर उसको गोलियां बरसाई और फिर आप दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने बच्चे के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। ये आपका अच्छा सलूक है। आप जरा इमेजिन कीजिए, हमारे कहीं कोई जानवर ज़बा होता है कुर्बानी के दिनों में भी इवन, तो हम अपने बच्चों को वहां से हटा लेते हैं कि बच्चे को इस तरह के मनाजिर नहीं दिखाने हैं। और आपने एक नन्हे बच्चे के सामने उसके नाना को शहीद किया, उस पर फिर ये उनकी नाश पे आपने इसको बिठाया, फिर आप इसको बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बिठाकर घुमाते रहे, फौजियों की गने देखकर, उनकी वर्दी देखकर, और फिर उन लोगों की वर्दी जिन्होंने थोड़ी देर पहले नाना को शहीद किया, बच्चे को दहशत तारी होनी थी। बिल्कुल आसमा, हम जहां अगर थोड़ा सा मुआवजा करें मगरबी दुनिया से, तो वहां अगर किसी जानवर को हलाक किया जाता है तो हम देखते हैं कि उसको लेकर तहरीक चलती है। हाल ही में जो इंसानी वाकया पेश आया, जॉर्ज फ्लॉयड का वाकया हमारे सामने है, ब्लैक लाइव्स मैटर से मुताल्लिक हमने देखा कि एक तहरीक चलना शुरू हो गई अमेरिका में। लेकिन इस तरह के वाकयात जब जन्म देते हैं तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर वबेला मच जाता है और डीपी चेंज होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है। आए रोज निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जाता है। भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज की जानिब से सफाकियत और बर्बरियत की इससे बढ़कर मेरे ख्याल से रिसेंट टाइम में इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। ये तस्वीर आप जरा मुलाहिजा करें, और मैंने जैसा कल बात की थी, मैं इस बच्चे की वीडियो मुकम्मल तौर पर नहीं देख सका। जिस तरह से वो रो रहा है, बयान कर रहा है कि क्या ये वाकया पेश आया, तो यकीनन इस तमाम तर वाकये से मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और वहां पर सफाकियत और बर्बरियत की आए रोज एक नई दास्तान रकम की जा रही है। बिल्कुल, एक नई मिसाल देखने को मिलती है। मकबूजा कश्मीर की बात हो रही है तो बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का जिक्र कर लेते हैं, जिन्होंने आज याद किया है बुरहान वानी को। और बुरहान वानी को हम खुद भी किस तरह से भूल सकते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इस नौजवान की कुर्बानी को सराहा न जाता हो, इसकी कुर्बानी को सलाम न किया जाता हो, ये इसकी कुर्बानी से जो दीगर वहाँ के नौजवान हैं वो कुछ सीखते न हो। बुरहान वानी ही के हवाले से सैयद अली गिलानी ने आज जिक्र करते हुए कहा है कि ये शहदाए कश्मीर के काफिले के एक अजीम सिपाही हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के जरिए से हमें ये बताया जा रहा है कि एक ट्वीट किया गया था सैयद अली गिलानी की जानिब से, जिसमें उनका कहना यह है कि शहदा के काफिले जो हैं वो मंजिले कश्मीर के महकूम आवाम की हिमायत हैं और मदद के जरिए अल्लाह की खुशनुदी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बुरहान जैसे कश्मीर के बहादुर जो नौजवान हैं वो भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और बिल्कुल जी इसी तरह से है, गुज़श्ता 7 दहाइयों से हम देख रहे हैं यहाँ पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है, नौजवानों को घरों से उठाया जाता है, बच्चों को गायब कर दिया जाता है, औरतों को बेवा कर दिया जाता है, ख्वातीन के सुहाग लूट लिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद गुज़श्ता 7 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठाने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, अपनी जानें भी गंवाते हैं, निहत्ते होते हैं, अपने सीनों पर गोलियां भी खाते हैं। लेकिन ऐसा कोई दिन हमने नहीं देखा है मकबूजा कश्मीर के अंदर। इवन जब वहां पर हम देखते हैं कर्फ्यू जब नाफिज है, अभी कर्फ्यू की सूरत हाल है, उसके बावजूद जब 5 अगस्त के बाद हमने देखा कि बहुत ज्यादा सख्ती की गई थी, उन दिनों में भी कश्मीरी अपनी जान हथेली पर लिए हुए बाहर निकले और इन्होंने भारत के खिलाफ, भारतीय सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। सही। और यहाँ हम बात करना चाहते हैं यासीन मलिक साहब की, जिन्हें नजरबंद किया गया है और कैरोबंद की सोबतें
हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और इससे पहले जैसा कि हमने अपने नाज़रीन को इस मुताल्लिक आगाह किया कि भारतीय हुकूमत की सफाकियत देखिए कि उनके खिलाफ मजीद 2 मुकदमात चार्जशीट कर दिए गए हैं। हालांकि वो नजरबंद हैं, अलील हैं और रियासती दहशतगर्दी की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती। उनके खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे। यासीन मलिक साहब को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया और मुकदमे की समाअत से मुताल्लिक आपको बताते चलें कि मुकदमे की समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। और इससे पहले आप बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब की बात कर रही थी। उनकी सारी जिंदगी इस जिदोजहद और कश्मकश में गुजरी है आज़ादी कश्मीर को लेकर। और अब यासीन मलिक साहब से मुतालिक जैसा कि इतलात सामने आ रही हैं कि वो अलील हैं, उन्हें नजरबंद किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी चालाकी देखिए और मजमूम कोशिश देखिए भारतीय हुकूमत की, उनके खिलाफ मजीद 2 मुकदमात चार्जशीट कर लिए गए हैं। एक शख्स को आपने खुद अंदर बंद कर रखा है, घर में कैद कर रखा है, कमरे में कैद कर रखा है, फिर आप खुद ही उनके खिलाफ मुकदमात भी बना रहे हैं। इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जब आप उनको बाहर जाने की इजाजत दे ही नहीं रहे हैं तो वो इस तरह की कार्रवाइयों में किस तरह से मुलव्वस हो सकते हैं। उनके घर वालों के तक मिलने पर आपने पाबंदी आयद कर रखी है। उनकी अहलिया जो है जब वो बार बार रिक्वेस्ट करती हैं तो बहुत अरसे के बाद उनको जाकर एक मुलाकात की इजाजत दी जाती है, उसमें भी रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, उसमें भी वीडियोस बन रहे होते हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद आप एक शख्स के ऊपर जुल्म पर जुल्म ढाए चले जा रहे हैं। उनकी हालत ज़ाहिर के हवाले से मुझे याद है कि आज से 2-4 महीने पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें यासीन मलिक जो है वो इंतहाई हमें अलील दिखाई दे रहे थे, चल फिर नहीं पा रहे थे और फौजियों की जानिब से उन्हें कहा जा रहा था कि उठें उठें, चलने की कोशिश करें, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि वीडियो दुनिया को दिखाई जा सके और ये कहा जा सके कि यासीन मलिक जो हैं वो बिल्कुल सेहतयाब हैं। लेकिन जी उनकी हालत कैसी है ये आज ये जो वीडियो लिंक के जरिए उनको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बारामूला के सामने पेश किया गया, उसमें भी हम देख सकते हैं वो इंतहाई अलील दिखाई देते हैं। मुतादिद बार उनकी जबान काटने की भी यहाँ पर कोशिश की गई, उनको टॉर्चर किया गया और इस बेईमाना तरीके से टॉर्चर किया गया कि वो दिखाने के, ये बतलाने के लायक नहीं है कि वो वीडियो यहाँ पर अपने नाज़रीन से शेयर कर सकें। बहरहाल जी मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्योंकि दिखाई ये देता है जिस तरह से मुकदमे बनाए जा रहे हैं तो जुल्म का ये जो सिलसिला है ये रुकने वाला अभी नहीं है। बहुत जल्द इस पर आलमी बरादरी को होश में आना होगा, जागना होगा, आवाज बुलंद करनी होगी, कश्मीरियों की आवाज जो है उसको सुनना होगा और फिर उस पर अमल भी करना होगा, तब जाकर ये सारी चीजें हमें रुकते हुए दिखाई देंगी। अली मेरे ख्याल में हमें एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जी हाँ, प्रोग्राम में दीगर मौज़ूआत को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में जिंदा हैं जहां इजादात की रफ्तार पिछले किसी दौर से कहीं ज्यादा है। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट घर। आज की दुनिया स्मार्ट है और हम आपके लिए लाएंगे इस स्मार्ट वर्ल्ड की अपडेट, स्मार्ट वर्ल्ड। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जिद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। यहाँ तज़किरा करेंगे कोरोना के पाकिस्तान में असरात से मुताल्लिक।
बिल्कुल जी, कोरोना पे बात कर लेते हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मजीद 4087 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और जैसे कि अली आप कल बात कर रहे थे ना कि पहले हमने देखा कि केसेस कम होना शुरू हुए, लेकिन एक बार फिर से अब इनकी तादाद बढ़ने लग गई है। तो आज इसी बारे में बात की गई है वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से। कहना उनका ये था कि जितना हम SOPs पर अमल करते रहेंगे उतने केसेस कम सामने आएंगे, और जहाँ जहाँ इसकी खिलाफवर्जी की जाएगी, मास्क नहीं पहना जाएगा, हाथों को बार बार धोया नहीं जाएगा, या सैनिटाइज नहीं किया जाएगा, जो इंटरेक्शन है दूसरे लोगों से आपका वो करते हुए आप समाजी फासला इख्तियार नहीं करेंगे, तो फिर केसेस की तादाद इसी तरह से खुदा नखास्ता बढ़ती रहेगी। आसमा, आपकी इजाजत से मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जैसा कि वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करते हुए जो एक आउटब्रेक है उसमें एक वाज़ेह कमी देखी गई है। मैं ट्विटर पे देख रहा था कल भारतीय शहरी की जानिब से वहां के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टैग करके वो पूछ रहे थे, और साथ में ग्राफ भी उन्होंने शो किया। उन्होंने इंडिया का ग्राफ शो किया, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का। वो उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी हिकमत अमली क्या है, आपने लॉकडाउन करना है, लॉक इन करना है, लॉक आउट करना है, और साथ में वो मुआवजा उन्होंने कहा और ये पूछा कि पड़ोसी मुल्क की हिकमत अमली देखें। जो आउटब्रेक है पीक पे जाने के बाद अब हम उसमें डिक्लाइन देख रहे हैं, इसी तरह से बांग्लादेश की सूरत हाल भी है। तो यहाँ मैं डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म ने जो शुरू दिन से कहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, एक आम शख्स को लेकर, दिहाड़ीदार तबके को लेकर वज़ीर आज़म के दिल में उनका ख्याल है। उन्होंने कहा कि एक दिहाड़ीदार तबका मुतासिर होगा और लॉकडाउन नहीं करेंगे। उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली अपनाई गई वज़ीर आज़म की जानिब से, और साथ ही साथ हमने देखा हमारे पास एक फौरी खबर है, उसकी जानिब चलेंगे। पाकिस्तान में इंशाल्लाह लॉन्च हुआ है, उसके मुतालिक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहता था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे कुदरती वसाइल से नवाजा हुआ है। पाकिस्तान एक यूनिक मुल्क इस लिहाज से है कि यहाँ पर 12 इकोलॉजिकल जोन्स हैं। दुनिया में इतनी ज़्यादा इकोलॉजिकल जोन्स एक ही मुल्क में नहीं होती है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो दुनिया के सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है K2, वो भी पाकिस्तान में है, और समुंदर की सतह भी पाकिस्तान में कराची में जाके मिलती है। और इसके दरमियान तकरीबन जो 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें आपको हर किस्म की इकोलॉजिकल जोन मिलती है। इसलिए जो भी पाकिस्तान में आप उगाना चाहें वो उग सकता है। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें दी हुई हैं इस मुल्क को, लेकिन हम उन नेमतों का ख्याल नहीं कर रहे, और इसी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इन कुदरती नेमतों को जो कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजी हुई है, इनको बचाने के लिए, और ताकि हमारे बच्चे और उनके आगे उनके बच्चे और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं वो भी ऐसा ही पाकिस्तान देख सकें जैसा कि हम देख रहे हैं आज, उसके लिए ये प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब ये इनिशिएटिव जो है ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बड़े अहम फैसले किए हैं। एक पहला फैसला इसका ये है कि इस वक्त जो हमने प्रोटेक्टेड एरिया जिसको कहते हैं, जिसको हमने फ्रीज किया हुआ एरिया को, कि वहाँ पर डेवलपमेंट और किसी किस्म की नहीं हो सकती, सिर्फ आप कुदरत को वहाँ पर पनपने का मौका देते हैं, वो तकरीबन 12% पे है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि 2023 तक हम इसको 12 से 15% तक पाकिस्तान के लैंड एरिया में के वसत से लेकर जाएंगे। तो 12% से 15% पे 2023 तक इंशाल्लाह हम इस प्रोटेक्टेड एरिया को लेकर जाएंगे। और दूसरा जो फैसला है वो इससे भी ज़्यादा अहम है, वो ये है कि पाकिस्तान में ये एरियाज नोटिफाई होते रहे हैं। 1970 में ये काम स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर उस जमाने में एक बहुत एक्टिव कंजर्वेशनिस्ट हैं, जॉर्ज शैलर उनका नाम है। वो उस जमाने में आए यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर खुंजराब का जो नेशनल पार्क है वो पहला पार्क था जो कि नोटिफाई करवाया। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नोटिफाई किया। फिर कीरसार बना नेशनल पार्क, लाल सुहारना बना, लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस चलता तो रहा है, लेकिन और हम नोटिफाई भी करते रहे हैं, लेकिन हम प्रोटेक्ट नहीं करते रहे उनको। सिर्फ कागजों पे नोटिफाई हो जाते हैं और उसके बाद उसका कोई मैकेनिज्म नहीं था उनको बचाने का, वहाँ पर उसकी मैनेजमेंट का, उन नेशनल पार्क के अंदर जो आपके जंगली जानवर हैं उनके पनपने के लिए कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइज गवर्नेंस सिस्टम नहीं था। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि हम इनको ना सिर्फ नोटिफाई करेंगे बल्कि इनको हम प्रोटेक्ट भी करेंगे। और वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने 15 नेशनल पार्क जो हैं पाकिस्तान के वो चुने हैं। ये 15 नेशनल पार्क, इनमें से 9 नेशनल पार्क जो हैं वो नए नेशनल पार्क हैं।
یہ 2018 کے بعد نوٹیفائی ہوئے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں آج کل، اور انشاءاللہ یہ 15 کے 15 نیشنل پارکس کو ہم انشاءاللہ ماڈل نیشنل پارکس بنائیں گے. اس کے اندر ہم ایک ایسا گورننس کا اور مینجمنٹ کا رجیم لے کر آئیں گے تاکہ جو سیاحت ہے اس کو فروغ مل سکے. اس سے دنیا میں جو سیاحت ہے سب سے بڑی انڈسٹری ہے دنیا کی، اور سیاحت دنیا میں لنکڈ ہے آپ کے قدرتی ان نیشنل پارکس کے ساتھ. جہاں پر بھی نیشنل پارکس ہے وہاں پر ہی سیاحت ہے، ان کا آپس میں ایک بڑا اسٹرانگ لنکیج ہے. تو پاکستان میں وہ لنک ابھی تک بنا نہیں تھا، تو ہم نے اس انیشیٹو کے تحت اس لنک کو بنایا ہے کہ سیاحت کو فروغ دیں گے، لیکن وہ ایسی سیاحت ہو جس میں یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر انہی پارکس کو جن کی خوبصورتی ہم دیکھنے جا رہے ہیں انہی کو جا کر ہم گندا کرنا شروع کر دیں، وہاں پر گندگی کے ڈھیر لگ جائیں، وہاں پر ڈیولپمنٹس ہو جائیں جو کہ ریگولیٹڈ نہ ہوں. تو ان سب کے لیے لاز بن رہے ہیں. KP نے اپنا لا بنا لیا ہے، پنجاب کا لا جو ہے وہ کیبنٹ نے پاس کر دیا، انشاءاللہ ان کی پارلیمنٹ پاس کر دے گی. کل پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دوبارہ ڈائریکشن دی ہے، اور باقی پروونسز میں بھی یہی لاز ماڈل کے طور پہ بنائے جائیں گے. تو ایک تو یہ ہوگا کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ان کی لیجسلیٹو پراپر جو بیسز ہے وہ بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس میں ایک نیشنل پارک سروس بنائیں گے. یہ نیشنل پارک سروس ایک ایسی فورس ہوگی جو کہ نوجوانوں پر مشتمل ہوگی، جن کو پراپر ٹریننگ ہوگی کہ ان قدرتی وسائل کو کس طریقے سے بچانا بھی ہے، اور جو ہم نے سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں ایکو ٹورزم کو، اس ایکو ٹورزم کو کس طرح انہوں نے پراپرلی اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. تو یہ ٹرینڈ ایک پوری سروس ہوگی. اس کو نیشنل پارک سروس کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں پہلے فیز میں 5000 نوجوانوں کو انشاءاللہ نوکری دی جائے گی، جو کہ ان 15 نیشنل پارکس کے اندر اپنی سروسز جو ہیں وہ جا کے کریں گے. اور ان 15 نیشنل پارکس میں ہم نے ہر صوبے میں سے کم از کم ایک نیشنل پارک رکھا ہے. تو یہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور پھر جو 12 ایکولوجیکل زونز ہیں ان کے اندر یہ پھیلے ہوئے ہیں. تو ایک ریپرزینٹیو ہم نے ایک سیمپل لیا ہے جس کو ہم نے ماڈل نیشنل پارکس بنانے کا تہیہ کیا ہے. مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنے قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، خوبصورتی دی ہوئی ہے اس ملک کی، اس کو ہم نے بچانا بھی ہے، اس کو ہم نے تباہ ہونے سے بھی بچانا ہے، اور اس کو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر بھی جانا ہے انشاءاللہ، اور صحیح حالت میں چھوڑ کے جانا ہے. اسی انیشیٹو کے تحت جہاں پر سیاحت کو فروغ ملے گا، جہاں پر آپ کے جابز ملے گی لوگوں کو، وہاں پر جو لوکل کمیونٹیز جو کہ ان نیشنل پارکس کے اندر رہتی ہیں، ان نیشنل پارکس جو ہیں یہ ویران نہیں ہے سارے، کئی جگہوں پہ جو ہے کمیونٹیز اندر رہتی ہیں. تو ان کمیونٹیز کے بھی رائٹس ہیں، اور ہم نے ان کمیونٹیز کو انگیج کرنا ہے. ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا ہے، ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے تاکہ وہ خود اس چیز کو پہچانے کہ یہ نیشنل پارک ان کا اثاثہ ہے، یہ نیشنل پارک پاکستان کا اثاثہ ہے. تو ان کمیونٹیز کے انگیجمنٹ کا بھی اس میں پروسیس رکھا گیا ہے. کنزرویشن فنڈ رکھے گئے ہیں. ہر نیشنل پارک کا اپنا ایک کنزرویشن فنڈ ہوگا جس کے ذریعے وہ ان کمیونٹیز کو انگیج کرے گا، ان کو نوکریاں ملیں گی، جو سیاحت وہاں پر فروغ ملے گی اس کے اندر بھی ان کمیونٹیز کا پہلا رائٹ ہوگا، اور تبھی یہ انشاءاللہ ہمارا یہ پروسیس چل سکے گا آگے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ جو جنگلی جانور جو کہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، بلکہ جب انہوں نے سیاست میں بھی نہیں آئے تھے، تو انہوں نے 1986 میں ایک کتاب لکھی تھی انڈس جرنی کے نام سے. وہ کتاب انہوں نے پورے پاکستان میں وہ پھرے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا 2 چیزوں کو. اور ایک یہ کہ ہمارے جنگلات جو کہ ختم ہو رہے ہیں اس کو ڈیڈیکیٹ کیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو جنگلی جانور ہمارے ناپید ہو رہے ہیں ان کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ انشاءاللہ ان کا ویژن تھا جو کہ انہوں نے 1980 میں دیکھا تھا کہ پاکستان کے ان چیزوں پہ پریشر پڑ رہا ہے. تو یہ اس کا رسپانس ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے. ہم نے 10 بلین ٹری پروجیکٹ بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو جنگلات جو ہے اس میں کور ہو رہے ہیں، اور یہ پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو ان جنگلی جانوروں کا، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے بہت یونیک جانور موجود ہیں. سنو لیپرڈ ہمارا دنیا کے یونیک ترین جانوروں میں سے ہے جو کہ ناردرن پاکستان میں پایا جاتا ہے، اور مارخور ہمارا قومی جانور ہے، وہ بھی نارتھ میں پایا جاتا ہے. آئیبیکس ہے، بلو شیپ ہے. پھر آپ اڑیال آ جاتے ہیں، آپ کے پنجاب کے اندر مختلف قسم کے اڑیال ہیں. آپ کی مارکو پولو شیپ نارتھ میں ہے. ہمارا بلائنڈ ڈولفن ہے جو کہ سندھ میں خصوصاً جو سکر کا ایریا اس میں پائی جاتی ہے.
تو یہ بڑے یونیک جانور ہیں جو کہ موجود ہیں، لیکن ان کی ہم نے کبھی بھی ان کی انلسٹمنٹ نہیں کی کہ یہ کتنے ہیں، کیا ان پہ پریشر ہیں، کم ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، وہ سارا کچھ بھی اسی پروجیکٹ کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ پاکستان کا یہ اثاثہ کیا ہے. یہ دنیا میں بھی اس اثاثے کو پہچانا جاتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کی سیاحت جو ہے وہ لنکڈ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں ہم اپنے اس قدرتی اثاثے کو بچانے کی طرف، یہ عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا، اس کے تحت یہ انہوں نے قدم اٹھایا ہے. 4 ارب روپے کا یہ انیشیٹو ہے، 3 سال پر اس کی محیط ہے. اس کے جو پیسے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو خرچے جائیں گے، لیکن خرچے کی پروونشل گورنمنٹ. ہم نے یہ پیسے ان کو ٹرانسفر کر دیے ہیں اس سال کے، اور وہ انشاءاللہ اس پہ فوری طور پہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوگی. پراپر پہلے مینجمنٹ پلانز بنیں گے کہ ہر نیشنل پارک کا کیا مینجمنٹ پلان ہے اور اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، اور یہ اس کے بعد نیشنل پارک سروس کی ہائرنگ سٹارٹ ہوگی، اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور پھر انشاءاللہ کہ ایک جو سیاحت ہے، ایکو ٹورزم کا جو ایسپیکٹ ہے وہ اس میں شامل کیا جائے گا، نہ صرف ان پارکس میں بلکہ ان کے ارد گرد جو بفر زونز ہوتے ہیں ان کے اندر. تو اس تمام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو قدرتی اثاثہ ہے پاکستان کا، بڑا قیمتی قدرتی اثاثہ ہے، اس کو ہم بچا سکیں گے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جاب دے سکیں گے. یہ دونوں آبجیکٹیوز بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم نوکریاں بھی دیں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے قدرتی اثاثے کو بھی بچائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ انیشیٹو کل پرائم منسٹر صاحب نے لانچ کیا، اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو 3 بڑے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجے اپنے، جو کہ ویڈیوز کل ہم نے وہاں پر جب لانچ ہوئی تو چلائے. ان میں ایک جارج شیلر ہیں جنہوں نے اوریجنل پاکستان کا بنایا تھا، وہ اب 90 سال کے ہیں، لیکن انہوں نے امریکہ سے خاص ایک ویڈیو بھیجی اس انیشیٹو کو سراہنے کے لیے. پھر ورلڈ کمیشن آن پروٹیکٹڈ ایریاز، یہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کی چیئرمین ہیں ڈاکٹر کیتھی، انہوں نے اپنی ویڈیو بھیجی. اور پھر ایک ایشیا پروٹیکٹڈ ایریا پارٹنرشپ ہے جو کہ ایشیا کے پارکس کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے اس کے لیے ہمیں خاص ویڈیو بھیجی. تو یہ انشاءاللہ ہماری حکومت کا جو کلین اینڈ گرین کا ویژن ہے اس میں یہ ایک اہم ستون ہے جو کہ کل ہم نے انیشیٹو لانچ کیا. اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ انشاءاللہ گراؤنڈ پہ بہت جلدی آ جائے گا، کیونکہ اس کے پیسے اس بجٹ میں بھی رکھے گئے ہیں، ہم نے ریلیز بھی کر دی ہیں پروونسز کو، اور بہت جلد اس پہ کام شروع ہوگا، نوکریاں بھی ملے گی، اور ہمارے جو قدرتی اثاثہ ہے اس کو بھی ہم بچائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو میں ایک میٹنگ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کی تھی، وہ اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں، وہ میٹنگ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی. وہ تھی شہروں کے ماسٹر پلانز کے بارے میں، کیونکہ ہمارے شہر جو ہیں وہ بے ہنگم طریقے سے بڑھ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، آج اس کی دوسری میٹنگ تھی. اس میں پنجاب میں، کے پی میں اور باقی پروونسز میں بھی اس چیز کا اپڈیٹ لی گئی ہے کہ جو بے ہنگم پھیلاؤ ہے ہمارے شہروں کا، جس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے جو زرعی زمینیں ہیں ان کو ہڑپ کیا جا رہا ہے شہروں میں، جو کہ فوڈ سیکیورٹی کا ہمارے لیے پرابلم بن رہا ہے. اور جو بے ہنگم پلاننگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو ایک ایکولوجیکل ڈیزاسٹر بن رہا ہے، مطلب اس میں آپ کا نہ ویسٹ کا پراپر سسٹم ہے، نہ پانی کا پراپر سسٹم ہے، زیر زمین پانی میں آلودگی پھیل رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں پرائم منسٹر صاحب نے ڈسکس کی ہیں. 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے پنجاب اور کے پی کو کہ وہ اپنی مختلف شہروں کی اسٹریٹجیز بنا کر لے کر آئیں تاکہ پاکستان میں پراپر پلاننگ کے تحت ان شہروں کو بڑھایا جائے، ان کی گرین بیلٹس کو، گرین ایریاز کو بچایا جائے، اور اس کے اوپر انکروچمنٹ شہروں کے اندر نہ ہو، اور جو شہروں کی باہر انکروچمنٹ ہو رہی ہے زرعی زمینوں میں اس کو بھی روکا جائے. تو یہ ایک ویژن کے تحت حکومت کام کر رہی ہے، اور یہ ویژن بدقسمتی سے کھو چکا تھا پاکستان کا. 1960 کی دہائی میں تو یہ پلاننگ چل رہی تھی، اس کے بعد یہاں پر جو زبردوز حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آنے والی نسلوں نے اس ملک میں کیسے رہنا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک کو ہمیں کیسا چھوڑ کے جانا ہے. تو یہ تمام پروجیکٹ عمران خان صاحب کے اس ویژن کے مطابق ہے کہ ہم آج ہیں، کل یہاں نہیں ہوں گے، ہم نے چلے جانا ہے، لیکن ہم کیسا پاکستان اپنی اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، جہاں پر پلاننگ ہو، جہاں پر قدرتی اثاثے بچیں، جہاں پر لوگوں کو نوکریاں ملیں. بہت مہربانی. مشیر ماحولیات ملک امین اسلم اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے نعمتوں کا خیال کرنا ہے. وزیر اعظم نے 2 بڑے اہم فیصلے کیے ہیں، انیشیٹیوز کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. نیشنل پارک کے قیام سے متعلق انہوں نے تفصیل دی اور کہا کہ اس سے مقامی نوجوانوں کو روزگار میسر آ سکے گا.
बिल्कुल जी, बड़े अहम फैसले कल लिए गए थे। ये इजलास कल हुआ था, हमने इस बारे में कल भी मलिक अमीन असलम साहब से बात की थी। बहरहाल आज वो डिटेल में बता रहे थे कि किस तरह से ये जो 15 नेशनल पार्क कायम किए जाने हैं और रकबा बढ़ाना है जंगलात का, इस पर काम किस तरह से शुरू किया जाएगा। इससे पहले अली हम बात कर रहे थे कोरोना की, तो नाज़रीन एक बार फिर से कोरोना पर आपको अपडेट करते हैं, बताते हैं आपको कि आज वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने क्या बात की है। SOPs के हवाले से वो जिक्र कर रहे थे, और जैसे बार बार वो हमेशा जब भी प्रेस टॉक कर रहे होते हैं तो कहना उनका यही होता है कि जितना हम SOPs पर अमल करेंगे उतना ज्यादा हम इस मरज से बच सकते हैं। तो आज उन्होंने आदाद शुमार बताए हैं उन लोगों के हवाले से जो पहले वेंटिलेटर्स पर हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग थे और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में शिकायत आ रही थी कि शायद वेंटिलेटर जो है वो वहां पर कम है, लेकिन आज उन्होंने ये बताया है कि जी वेंटिलेटर्स पर जून के वर्ष की निस्बत अब जो मरीज हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर उनकी तादाद बहुत कम है। सही, इसी पर बात करेंगे। खुर्शीद आलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फोकल पर्सन हैं कोरोना रिलीफ ड्राइव। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, पाकिस्तान टेलीविजन के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले हम आदाद शुमार जानना चाहेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। अब तक हम देख रहे हैं कि जो एक मेजर आउटब्रेक था उसमें किसी हद तक डिक्लाइन आ रहा है। कितनी अच्छी काविश है। अगर हम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की बात करें, 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और जिस तरह से फकीदुल मिसाल इक़दाम लिए जा रहे हैं सिविल और अस्करी क़यादत की जानिब से, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि NCOC का जो इदारा है इस वक्त बड़ी फाल तरीके से काम कर रहा है, जिसके अंदर हमारी आर्म फोर्सेज, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारे मिल के काम कर रहे हैं और अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि ये कुछ ग्राफ की एक तरफ है। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तानी कौम का, क्योंकि बगैर जो एक फर्द है जब तक वो अपने मास्क SOPs का ख्याल नहीं रखेगा, हम इस ग्राफ को किसी वक्त भी ऊपर ज्यादा देख सकते हैं, लेकिन जो हमारी पाकिस्तानी कौम है ये आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रही है कि जो नया कोरोना के बाद जो एक नया दुनिया मौजूद के अंदर है और अल्लाह जाने कि कब तक होता है, तो हमें ये नए SOPs के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। कोरोना अभी मौजूद है, बीमारी मौजूद है, वबा मौजूद है, तो हमें इसको बिल्कुल नॉन सीरियस नहीं लेना है, इसको बहुत सीरियसली लेना है और इंशाअल्लाह ताला मिन हैसल कौम हम इससे जीतेंगे इंशाअल्लाह जी, बिल्कुल हम ये जंग भी जरूर जीतेंगे कोरोना के खिलाफ। खुर्शीद आलम साहब ये फरमाइएगा, बहुत ज्यादा बात हो रही थी डॉक्टर्स को जो सहूलियात मुहैया की जानी है उनको लेकर, चाइना से हमने देखा बहुत इमदाद बार बार हमारे लिए आती रही है, तो कुछ बताइएगा हमारे देखने वालों को कि जैसा कि आपने खुद अभी कहा और WHO ने भी बता दिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक हमें कोरोना से जंग लड़नी है, कब तक इसके साथ जीना है। तो आगे चलकर खुदा न खास्ता मुल्क में दोबारा कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जहां पर हमें ये लगे कि नहीं हमारे पास ये जो अशियां हैं जो खासतौर पर डॉक्टर्स को मुहैया की जानी चाहिए, पर्सनल किट्स हैं या दीगर अशियां हैं, उनकी कमी का सामना करना पड़े? जी अल्लाह ना करे, लेकिन आज मैं आपको खुशी महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो आज अपने वेंटिलेटर्स भी बना रहे हैं। आज हम पाकिस्तान से मास्क की इंपोर्ट की जगह अपने लोगों को मुहैया करने के बाद एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, सिवाय N95 के, और उसके अलावा पाकिस्तान में PPE किट्स भी बन रही हैं और वाफिर मिकदार में बन रही है और इंशाअल्लाह हमें इस कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड से मुताल्लिक, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस रिलीफ फंड में बढ़ चढ़कर पाकिस्तानी हिस्सा ले रहे हैं, थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा कि क्या अंदरूनी मुल्क जो शहरी हैं जो पाकिस्तानी हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं या सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी ही इस कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? जी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा और मैं सलाम पेश करना चाहूंगा पाकिस्तानी कौम को, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं। तकरीबन 13.5% जो हमारे फंड से पैसा इकट्ठा हुआ है अब तक, जो कि तकरीबन 460 करोड़ रुपए से आज तजावज कर गया है, उसमें 13.5% ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसा जमा कराया है। बाकी जो रकम है वो पाकिस्तान के अंदर से आई है, जिसके अंदर से तकरीबन 70% वो रकम है जो एक आम शहरी ने दी है, जिसके अंदर 30 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए की रकूम आज शामिल।
जबरदस्त। अच्छा खुर्शीद साहब, एक बड़ा मसला आ रहा है कोरोना को लेकर, जो लोग सेहतयाब हो जाते हैं वो प्लाज्मा देने को तैयार नहीं है। इस हवाले से कुछ हमें बताइएगा कि आप कोई आगाही मुहिम शुरू करने का इरादा रखती है गवर्नमेंट इस बारे में। दूसरा ये कि जो इंजेक्शन जिनका जिक्र बार बार किया जाता है कि वो जान बचा सकते हैं, अभी बिल्कुल इस बारे में चाहे कंफर्म नहीं भी है, लेकिन लोग इन इंजेक्शन के बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए, फिर ये ब्लैक में बिकने लग गए। तो हुकूमत कोई ऐसा इरादा रखती है या कोई हिकमत अमली हम होती भी आपकी जानिब से देखेंगे कि ऐसी जो दवाएं हैं या इंजेक्शन हैं जो मार्केट में नापैद हो जाते हैं, फिर ब्लैक होने लगते हैं, इनको गवर्नमेंट जो है वो अपने पास रखे और फिर सरकारी अस्पतालों के अंदर ये मुहैया किए जाएं, ताकि हमारे जो अवाम है उनको इनके लिए धक्के ना खाना पड़े या ब्लैक में ना खरीदने पड़े। खुर्शीद साहब, देखिए जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है हमारी कौम के लिए। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि कोरोना का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई। बिल्कुल, ये जो इंजेक्शंस हैं या प्लाज्मा है, ये सब डेवलपमेंट फेजेस के अंदर हैं। कुछ दवाइयां ऐसी हैं कि कुछ कोरोना के पेशेंट के अंदर उन्होंने मौसर काम किया है, लेकिन ये हरगिज़ उसका इलाज नहीं है। और मैं पाकिस्तानी कौम से ये कहूंगा कि आप खुदारा ना ये प्लाज्मा के पीछे भागे, ना इन इंजेक्शन के पीछे भागे। हुकूमत की जो इंस्ट्रक्शन आती है उसको फॉलो करें, उन्हें को फॉलो करें, और ये इसका इलाज नहीं है। हम लोग इसकी जखीरा अंदोजी करके और अपनी अगर फर्ज करें किसी की जान बच सकती है और डॉक्टर उसको ये रिकमेंड करता है कि उसको ये इंजेक्शन लग जाना चाहिए, तो हमें वो बाजार से लेके अपनी जेब में वो इंजेक्शन लेके नहीं घूमने चाहिए कि कल को शायद हमें जरूरत पड़ सके। आज जिसको जरूरत है उसके लिए वो जो अवेलेबिलिटी है उसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, वो डॉक्टरों का काम है, ये हमारा काम नहीं है कि ये इंजेक्शन लगे तो सही हो जाएगा कोरोना या ये प्लाज्मा लगेगा तो सही हो जाएगा। तो मेरी पाकिस्तानी कौम से मोहब्बाना अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि इन बातों में मत आए, इनकी तज़किरा अंदोजी मत करें, जो डॉक्टरों को उनका काम करने दें और अपना जो सबसे बड़ा अतिया है इस मुल्क का देने का, वो SOP और मास्क का इस्तेमाल। बिल्कुल जी, अफवाहें फैलाने की बजाय एहतियात दिए जाएं तो ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा, कौम के लिए भी, दीगर लोगों के लिए भी। खुर्शीद आलम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और उस इंफॉर्मेशन के लिए जो आपने हम तक पहुंचाई। जी हाँ, आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बात करेंगे विफाकी वजीर असद उमर साहब की, जिन्होंने आज ब्रीफिंग दी है और कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से मरीजों की तादाद में किसी हद तक कमी देखने को मिल रही है और जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करते हुए केसेस की तादाद में भी खासी हद तक कमी हुई है। और जैसा कि इससे पहले हम बात कर रहे थे, वज़ीर आज़म ने स्मार्ट लॉकडाउन की जो हिकमत अमली इससे पहले बताई है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है और जिन इलाकों में मुतासिर हैं हम देख रहे हैं कि उन इलाकों में 14 दिन तक वो इलाके सील रहते हैं और वहाँ केसेस की तादाद कम हमें देखने को मिलती है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, जिसे हम SOPs कहते हैं, हम पे जिम्मेदारी आयद होती है आपकी इजाजत से कि हम सिर्फ उसको फॉलो करें और इसी के साथ ही हम इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं, अपने आप को पुरअमन रख सकते हैं, अपने आप को महफूज रख सकते हैं और हम महफूज होंगे, हमारी फैमिली महफूज होगी और हमारा मुल्क महफूज होगा। बिल्कुल जी, हमारे मुल्क की तो हमने बात कर ली। अली, आगे बढ़ते हैं, कुछ दुनिया भर की बात कर लेते हैं। ग्लोब पर क्या सूरत हाल है? 1 करोड़ से ज्यादा लोग हो चुके हैं जो कि कोरोना से मुतासिर है। बताया जा रहा है 1,09,70,000 अफराद तादाद हो चुकी है उन लोगों की जो कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। अच्छा जी, सेहतयाब होने वालों की तादाद 61 लाख के करीब है, लेकिन जो जाने गई हैं वो 5,23,000 तक हो चुकी हैं। और अमेरिका की अगर हम बात करें, जैसे रोज ही हम आपको बता रहे हैं, मुसलसल बता रहे हैं कि अमेरिका ही सरे फहरिस्त है, बिल्कुल, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो अमेरिका में नुकसान की एक और वजह, एक और कहानी सामने आई है अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया से, जहां के एक रिहायशी जब तमाम लोग हमने देखा कि SOPs फॉलो कर रहे थे, उन पर अमल दरामद कर रहे थे, मास्क पहने हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार किए हुए थे, ऐसे में जून के महीने में, यानी कि जो अभी महीना गुजरा है, इसमें ये साहब उठकर एक पार्टी अटेंड करने चले गए। अब पार्टी में तो जाहिर है कि दर्जनों भर लोग वहां पर थे। जी बिल्कुल, किसी भी चीज को वहां पर मद्देनजर नहीं रखा गया, कोई SOP वहां पर फॉलो नहीं हुआ, सब लोग आपस में घुल मिल रहे थे। ये मौज मस्ती में इन्होंने अपनी जान गंवा दी है। ये एक इंतहाई अफसोस की बात है कि जो वीडियो इनका वायरल हुआ था कैलिफोर्निया के जो रिहायशी थे, जिसमें वो बार बार ये बता रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा अलील हूँ, प्लीज बाकी लोग जो मेरी तरह, जैसे मैं पहले इसको सीरियस नहीं ले रहा था, अभी सीरियस नहीं ले रहे हैं, इस मरज को, इस वबा को संजीदा लीजिए, वरना आपकी हालत मेरे जैसी हो जाएगी। तो अब आपको बता दें
کہ کیلیفورنیا کے رہائشی جو ہیں پیغام تو دے گئے ہمارے لیے آپ کے لیے، لیکن خود اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. ان کی جو مدر ہیں، جو ان کی والدہ ہیں، ان میں بالکل جی علی بالکل انہوں نے اپنی فیملی کو متاثر کیا ہے، اپنی والدہ نے یہ ان کو مبتلا کر گئے ہیں کووڈ-19 سے، اور دوسرا انہوں نے اپنی بہنوں کو بھی متاثر کیا ہے. ان کی 2 بہنیں ہیں جو اس کی وجہ سے کووڈ-19 کی وجہ سے سفر کر رہی ہیں، پریشان ہیں. آگے بڑھتے ہوئے یہاں تذکرہ کریں گے لوک گلوکار عالم لوہار صاحب کا، جن کو مداحوں سے بچھڑے ہوئے 41 برس بیت گئے ہیں اور آج بھی ان کی سریلی آواز کانوں میں گونجتی ہے. ان کے چاہنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور سماعتوں پر وجد طاری کر دینے والے عالم لوہار نے زندگی کے ابتدائی ایام میں دنیا موسیقی میں قدم رکھا اور اپنے دور کے تھیٹرز میں گیت گا کر شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے. انہوں نے چمٹے کو بطور میوزک انسٹرومنٹ استعمال کیا اور دنیا کو ایک نئے ساز سے متعارف کرایا. اور عالم لوہار کو فنی خدمات کے سلسلے میں تمغہ حسن کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈ اور اعزازات سے نوازا گیا حکومت کی جانب سے. اور ان کا انتقال 3 جولائی 1979 کو ایک ٹریفک حادثے میں ہوا، لیکن عالم لوہار صاحب کے گیت آج بھی اہل ذوق کے کانوں میں رس گھولتے ہیں. بالکل جی، پنجاب کی اگر بات کی جائے، پنجابی کلچر کی اگر بات کی جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ عالم لوہار جو ہیں یہ پنجاب کی شان تھے. تو انہی کی جیسی ایک شاندار شخصیت بلکہ ان کے فرزند جو ہیں عارف لوہار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے آپ کے ناظرین بہت فیوریٹ ہیں، اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عارف صاحب. جی عارف صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ آج کے دن ہمارے لیے وقت اسپیئر کر رہے ہیں، ٹائم اسپیئر کر رہے ہیں اپنا. سر فرمائیے گا، میلا وچھڑیا جاندہ یا میریاں محبتاں دا بوٹا، اس طرح کی چیزیں جو آپ کے والد نے گا دیں، پڑھ دیں، کیا خوبصورتی سے انہوں نے یہ کلام گائے ہیں. اس کا اگر یہ کہا جائے کہ کوئی مثال ہے تو وہ تو یقیناً موجود نہیں ہے، پنجاب میں کیا، پاکستان میں کیا، دنیا میں کہیں بھی. لیکن جس طرح سے ان کے فن کو، ان کے ٹیلنٹ کو آپ آگے لے کر چلے ہیں، وہ بھی کیا کہا جائے کہ آپ کا کمال ہے. اس میں کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے اپنی والد کی شخصیت پر، جس طرح سے انہوں نے چمٹا متعارف کرایا دنیا بھر میں، اس پر ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہیں ہم سے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کار ایکسیڈنٹ میں ان کی آج کے دن ڈیتھ ہوئی، اور آج مجھے انتہائی گہرائیوں سے اتنا صدمہ پہنچا کہ جو یاتری آئے ہوئے تھے ہمارے ملک میں اور ان کے حادثے میں جو موتیں ہوئی ہیں، میں آپ یقین جانے میرا دل بھر آیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں بات، کیونکہ ہم اس واقعات سے گزرے ہوئے ہیں کہ جو ایکسیڈنٹلی موت ہوتی ہے وہ بہت دھچکا دیتی ہے بندوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے، اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، ایک نور سے سب جگ اپجیا کو پلے کو مندے. ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے بھی، ان کا بھی میں نے سنا، انتہائی افسوس ان کو ہوا، اور صدر پاکستان نے بھی انتہائی افسوس کا اظہار کیا. ہماری ساری قوم آج کے دن اس واقعے کی وجہ سے زیادہ ہم لوگ ازردہ ہیں، افسوس زدہ ہیں. میرے والد صاحب کی یادیں جو ہیں وہ یہ لوگ بہت پیار کرنے والے ماں بولی کو محبت سے بہت نوازتے ہیں، یہ عشق کرتے ہیں اپنی ماں بولی سے. اور میرے والد صاحب کی ساری زندگی کوشش رہی ہے، میری اور میرے والد صاحب کی ایک چھوٹی سی زندگی انسان کو ملتی ہے. ہم نے اپنے پاکستان کی دھرتی، پنجاب کی دھرتی، پاکستان کی پوری پنجاب کی دھرتی، پوری پاکستان کی دھرتی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم نے پیش کر دیا اپنے میرے والد صاحب نے اور میں نے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ثقافت جو ہوتی ہے یہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے، اور ثقافت کے ذریعے سے قومیں پہچانی جاتی ہیں. جو لوگ ثقافت کو فالو نہیں کرتے اپنی دھرتی کی ثقافت کے، دیکھیں ملکہ برطانیہ کے سامنے سب سے پہلے فنکار تھے میرے والد صاحب، جنہوں نے 25ویں سالگرہ پہ ملکہ تیری سلور جبلی کر لوگ مناندے نے گاندے نے. آرٹسٹ جو ہوتا ہے، فنکار جو ہوتا ہے، وہ ثقافتی برج بناتا ہے جس کی وجہ سے شیک ہینڈ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا تو ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہے، امن کا پیغام دیتا ہے پوری دنیا کو.
اور میرے والد صاحب کی آج کی جو یادیں ہیں، میں بس یہی کہوں گا کہ ہم عاشق مشوق کی طرح ہے. میرا باپ جو ہے وہ میں مشوق کی طرح دیکھتا ہوں اپنے والد کو. اور ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਨਗੁਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ. جی جی میں ضرور، میں چند بول کرتا ہوں کہ دکھ مار مکالیا میرا سونا ماہی آ جاؤ عارف صاحب، یہ جو آپ کی آواز میں درد ہے اور جس طرح سے آپ آ جاؤ کہہ رہے تھے ابھی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج آپ اپنے والد کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، اور یہ جو آجا ہے یہ آپ کے والد کے لیے تھا. ایک دم سے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی آواز میں اس کلام کو سن کر. میں ایک اور ریکویسٹ عارف صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی، ہم سب کی بلکہ قوم کی خواہش بھی ہے، یہ جو چمٹا کا کلچر ہے، جس طرح سے آپ نے اس کو متعارف کرایا اس خوبصورت انسٹرومنٹ کو، اس کو آگے بھی اس سلسلے کو چلنا چاہیے. آپ نے کس میں یہ فنڈ ٹرانسفر کیا ہے؟ کسی کو سکھایا آپ نے اپنی فیملی میں؟ کسی اور کو ہم دیکھیں گے اس فن کا استعمال کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتتا ہوا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. میرے بیٹے ہیں جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، 3 بیٹے اللہ نے دیے، اور ایک کا نام میں نے عالم لوہار اس لیے رکھا کہ عالم لوہار کاغذوں میں ختم نہ ہو، تو وہ سب سے چھوٹا ہے. تو سارا دن وہ اپنے دادا ابو کی نقلیں کرتا رہتا ہے، ان کی باتیں کرتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ماں باپ اللہ تعالیٰ نے عارف صاحب سے کسی روز ہم آپ سے اگر ریکویسٹ کریں کہ آپ اپنے اس بیٹے کو لے کے ہمارے شو میں آئیں تو آپ آئیں گے؟ کچھ ہم چاہیں گے اس کے ننے منیر کے فن کا مظاہرہ ہم بھی دیکھیں. جی میں ضرور حاضر ہوں گا. میرے تینوں بیٹے ماشاءاللہ سے بہت، انہوں نے ابھی ڈیلیگیشن آیا تھا، ان کو ویلکم کیا تھا میرے تینوں بیٹوں نے ماشاءاللہ، اور انہوں نے اپنی دھرتی کا سانگ پیش کیا تھا. جی یہ تو بات ہے عشق کی، ہمیں ہمارا عشق ہے، ہماری دھرتی. اللہ تعالیٰ اس وطن کو، اس ملک کو قائم و دائم رکھے، اور یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ کرے. عارف صاحب، آپ کے والد کے کام کو تو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. آپ نے اپنے بیٹے کا تذکرہ کیا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اپنے والد سے تعلق کیسا تھا، اور بحیثیت ایک عام انسان آپ نے انہیں کیسا پایا؟ میں نے اپنی زندگی میں اتنا شفیق انسان، میں جو صفات میں نے ان میں دیکھی، بات تھی کہ باپ سب سے پہلا ہیرو ہوتا ہے، آپ کا ہیرو ہوتا ہے. تو جو لوگ، مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر میں اپنے والد کے ساتھ اتنا پیار کروں گا تو دنیا سے مجھے اتنا ملے گا. ٹھیک ہے جی. عارف لوہار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ یقین کریں اتنا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اتنا مزہ آیا آپ سے کلام براہ راست ہم نے آپ سے سنا، اور ہماری یہ خواہش بڑھ گئی ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں پر تشریف لائیں اور لائیو یہاں پر پرفارم کریں ہمارے اس شو کے اندر. اس میں بالکل جی عارف صاحب سے ہم دوبارہ اس پر یقیناً رابطہ کریں گے. آج ہم یاد کر رہے تھے ان کے والد محترم عالم لوہار صاحب کو، جنہوں نے پنجابی کلام گایا، اور کیا خوب گایا کہ ملکہ برطانیہ کو انہیں اپنے برتھ ڈے پہ بلانا پڑا، انوائٹ کرنا پڑا، ان سے کلام سنا انہوں نے، اور وہ بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکی. بہرحال جی اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی نیوز شو کا وقت ختم ہوا. کل شام ٹھیک 6 بجے اسی نیوز شو کے ساتھ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد
جو چھپا ہوا ہو، ایک کہانی جو پہلے سنی نہ گئی، کچھ میٹھا تو کچھ کڑوا، پھیکا کبھی نہیں، تیکھا یقینا۔ ہم پوچھیں گے وہ سوال جو آپ کے ذہن میں، دیں گے وہ جواب جو لوگ دیتے ہیں برجستہ۔ دیکھیے ہر جمعہ کی رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ اور شام کی شہزادی کی شادی بہت اہمیت کی حامل ہے بندوق۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ شہزادی سے ہونے والی اولاد ہی تخت کی وارث ہوگی۔ تم یہ کام ختم کر کے یہودا کے ساتھ جا کر آرترل کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دو۔ مجھے علم ہے کہ یہی دکھ مجھے حقیقی فتح کی طرف لے کر جائے گا۔ اب اگر کوئی چچا پہ شک کرے گا یا ان کے خلاف بات کرے گا تو مجھے بھی اپنا مخالف پائے گا۔ پرتوگلو اور اس کی ہواری مجھے سرداری سے ہٹانا چاہتے ہیں اور گندوگلو کو سردار بنانا چاہتے ہیں۔ تمہیں اور کس پر شک ہے؟ کرتوگلو۔ بات کرنے کا حق تو سب کو ہے، لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری ہے جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی۔ تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی، اور اسی لیے میں نشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل، وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ نقطۂ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ جتنے بھی لوگ شہید ہوتے تھے یہاں، تو ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کی تدفین کے لیے آ جاتے تھے، اور حکومت کے لیے ایک ایمبریسمنٹ سبکی کا باعث بنتا تھا۔ انہوں نے اس کرونا وبا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب لواحقین کو میتیں دینا بند کر دیا۔ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اگر شہید ہوا تو میرے کفن میں لکھا۔ دین اسلام ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام امن اور سلامتی کا راستہ ہے۔ ذرا سا غور و فہم ہمیں اس راستے کا مسافر بنا سکتا ہے اور دین اسلام کے احکامات کو ہمیں سمجھا سکتا ہے۔ PTV نیوز پر۔ اٹھ کے پرچید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔